नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं थमा प्रचार किसका क्या दांव। तो हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर की, जहां चुनाव प्रचार अब थम चुका है और किसका क्या दांव है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में यूं तो भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला साफ तौर पर दिख रहा है। सपा के बागी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के सूरज चौधरी व कांग्रेस के बागी भोलेनाथ भारती इसे बहुकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में दलित व ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में है। जो दल इन दोनों जातियों को साधने में सफल रहेगा उसके सिर जीत का सेहरा साफ तौर पर बंधेगा। इसी वजह से दोनों दलों के छत्रपों ने पूरे इलाके को मत दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद फैजाबाद संसदीय सीट पर भाजपा की हार की वजह से यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। पूरे देश की नजर दिल्ली विधानसभा के साथ हो रहे इस एकमात्र सीट के उपचुनाव पर टिकी हुई है। आरक्षित सीट होने की वजह से सभी दलों से दलित समुदाय के लोग ही इस चुनाव मैदान में हैं। यहां पर भाजपा और सपा दोनों ही पासी बिरादरी से प्रत्याशी के बलबूते चुनाव मैदान में हैं। दोनों पार्टियों ने विधायकों, राजनीतिकारों की फौज उतार दी है। रणनीतिकारों की फौज दोनों पार्टियों ने उतार दी है। सभी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने में और वोटों को भुनाने में जुटे हुए हैं। ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक खब्बू तिवारी और सपा ने पूर्व मंत्री पवन पांडे व अन्य को लगा रखा है। खब्बू लगातार इलाके में सक्रियता बनाए हुए हैं। भाजपा के चंद्रभानु व सपा के अजीत प्रसाद दोनों ही युवा हैं। दोनों इलाके में लंबे समय से सक्रिय भी हैं। यदि 2002 से पिछले 5 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 3 बार सपा और भाजपा व बसपा एक एक बार यहां चुनाव जीत दर्ज करने में सफल रही है। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। ये हमारे पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहां से जीत करके जा रहे हैं, और एक आध वोट से नहीं जीत करके जा रहे हैं। जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने यहां खड़े हुए लोगों ने मेहनत की है, हमारे संगठन के लोगों ने जितना काम किया है, और यहां पर खड़ी हुई जनता जो हमें समर्थन देने आई है, ये बता रही है कि इस बार मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो है वो राजनीतिक अड्डा बनी हुई है और पूरे देश में ये सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ यहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं और ये एकमात्र सीट पूरे चुनाव का जो टीआरपी है वो बटोरती नजर आ रही है, क्योंकि इस सीट पर नाक की लड़ाई बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच यहां नाक की लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही है और मुकाबला भी इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, जिससे सपा को वॉकओवर मिलता नजर आ रहा है। सपा को इससे फायदा साफ तौर पर मिलने की संभावना है। वहीं आजाद समाज पार्टी की अगर बात करें तो वो अपने समीकरण को बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और सपा के लिए हालांकि इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला साफ तौर पर है, लेकिन जो ये अन्य पार्टियां हैं ये किसका खेल बिगाड़ेंगी ये भी देखने वाली बात होगी।
और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीकांत वशिष्ठ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही शिवेंद्र द्विवेदी जी संवाददाता अयोध्या हमारे साथ जुड़ेंगे, मयंक शुक्ला जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा में स्वागत करते हुए चंद्रमोहन चौबे जी आपसे सवाल, मिल्कीपुर सीट जो है वो नाक की लड़ाई बनी हुई है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वहां से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को वहां से गहरा जो आघात लगा उसकी भरपाई करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी नाक की लड़ाई ये बनी हुई है, क्योंकि अवधेश प्रसाद अब वहां से सांसद हो गए हैं और विधानसभा सीट जब खाली हुई है उसको भाजपा हथियाना चाह रही है, लोकसभा की हार का यहां बदला और उसकी भरपाई करना चाह रही है। लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। चंद्रमोहन चौबे जी। मनोज जी नमस्कार, सभी साथी पैनलिस्टों को नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और पूरी गंभीरता के साथ जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम करती है जी। भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के दम पर, अपने देवतुल पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने सरकार के कार्य द्वारा किए गए कार्यों के बल पर जनता के बीच में जाकर वोट मांगने का काम कर रही। वो अपनी सरकार को हम अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। जब 2017 के बाद से जब से हमारी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, किस प्रकार कानून का राज स्थापित हुआ है, किस प्रकार समभाव सद्भाव, सबको सबका साथ सबका विकास करने की बात करने वाली सरकार आई है। और जितने हमने काम किए, चाहे मेडिकल कॉलेज बने हो, चाहे एक्सप्रेसवे बने हो, या याद करिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज 8 एक्सप्रेसवे। याद करिए 2017 से पहले यहाँ पर मात्र 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 70 से अधिक मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर 2017 से पहले डॉक्टरों की सीटों की संख्या जो है 4000 के आसपास हुआ करती थी, आज 12000 से अधिक डॉक्टरों की सीटों की संख्या है। यानी कि हम अपने विकास से लेकर, कानून व्यवस्था से लेकर, ये सब उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं, मतदाताओं से हम वोट मांग रहे हैं अपने काम के आधार पर। ठीक है, ठीक है। चंद्रमोहन चौबे जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीकांत सर, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए, जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट जो है वो नाक की लड़ाई बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी और सपा में सीधा मुकाबला साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन आपके समीकरण क्या कहते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो छोटी छोटी अन्य पार्टियां कुछ हैं वो साफ तौर पर खेल बिगाड़ सकती हैं। किसका खेल बिगाड़ेंगी? भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगी या सपा को फायदा पहुंचाएंगी? खेल किसका बिगाड़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मिल्कीपुर सीट जो है वो काफी अहम हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, और समाजवादी पार्टी भी इस सीट को गंवाना नहीं चाहती है। समीकरण सर क्या नजर आते हैं? जैसा आपने कहा मानस जी कि मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जी, बाकी जो 2 कैंडिडेट्स हैं वो वाईवाश हैं, वो किसका वोट काटेंगे ये कहना भी थोड़ा अभी मुश्किल ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बगल की सीट कटेहरी को जीता है कुछ समय पहले ही, और उसमें भी बहुत दिग्गज नेता लालजी वर्मा जी की पत्नी चुनाव में थी शायद, तो उससे, और दूसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके जो मंत्रीगण हैं, पूरी फौज है उनकी लगी हुई है लगातार वहां पर, और उन्होंने जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। और तीसरी बात ये कि उपचुनाव यूजुअली वैसे कोई बहुत मायने नहीं रखा करते, आमतौर पर जो सरकार होती है वही जीत जाती। बिल्कुल, केवल वो अयोध्या की सीट को जीतने के कारण समाजवादी पार्टी के जो बहुत बड़ा हाइप खड़ा कर दिया गया था, वो उस हाइप की वजह से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा इस समय टक्कर देने की स्थिति में, बल्कि जीतने की स्थिति में है। लेकिन ऐसा लगता है अभी हाल में एक घटना हुई वहां जी, आप जानते होंगे मिल्कीपुर में, उसको लेकर के जो समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं अयोध्या के, वो काफी रोए जी,
और आमतौर पर देखिए साल भर पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी जी। जिसमें मोहित अहमद जी का नाम सामने आया था। मोहित खान। तो हाँ, वो भी दलित लड़की थी। बिल्कुल। तो उस समय तो उतना माने रोना अवधेश प्रसाद जी को नहीं आया। अब जो आ रहा है तो ऐसा लगता है कि कहीं समाजवादी पार्टी की सीट थोड़ा फंसी हुई है। निश्चित रूप से हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। शिवेंद्र, आपके पास आते हैं। शिवेंद्र, जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट हॉट सीट बनी हुई है, समीकरण वहां के हैं वो भी खासे मायने रखते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और जो पासी वोट हैं वो लगभग बराबरी की स्थिति में है। मुस्लिम वोट भी लगभग 30,000 की संख्या में है, और अन्य की अगर बात करें, ओबीसी और अन्य की अगर बात करें तो वो भी लगभग 40,000 वोट है। समीकरण कुछ इस प्रकार है कि दोनों पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है, जनता का रुझान किस तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार थम चुका है, अब जनता की बारी है। शिवेंद्र, अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। शिवेंद्र, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। चुनाव प्रचार पूर्णतः थम चुका है, और मिल्कीपुर की जो अभी वर्तमान स्थिति मैं आपको बताऊं, जनता का मिजाज समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी समीकरण बन रहे हैं उनमें ये देखा जा रहा है कि दोनों पक्षों के लिए, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों के लिए साख की लड़ाई बन चुकी है। पूरे कैबिनेट से लेकर योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर में उतर चुके हैं। डिप्टी सीएम 2 बार दौरे कर चुके हैं। अखिलेश यादव, डिम्पल, सभी शीर्षस्थ नेता दोनों पार्टियों के साख की लड़ाई के लिए मिल्कीपुर में चुनाव कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज अपनी जनसभा भी की, और उस समय ये भी कहा कि जो चुनाव एक साथ कराने चाहिए थे मिल्कीपुर के, उसको टाला भी केवल इसीलिए गया है कि कहीं ना कहीं इससे फायदा पहुंचा जा सके भाजपा को। लेकिन जनता के बीच में मैं गया हूं, और जनता से मैंने जब बात की है, वहां पे मुझे लगा है कि कुछ मामला ऐसा है कि जनता अभी अपना मूड खोल नहीं रही है कि किसको कर। कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले मिले कि भाजपा ने कुछ काम नहीं किया, कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने कहा कि नहीं सपा को आना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा नहीं भाजपा का ही राज फिर से यहाँ पे आना चाहिए, भाजपा को ही जीत मिलनी चाहिए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सभी समीकरणों के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, जनता को अपना मत तय करने देना होगा। जी। लेकिन शिवेंद्र, जिस तरीके से माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट चुनाव भले ही एक सीट का हो, लेकिन जिस तरीके से चर्चा में ये सीट बनी हुई है और समीकरण, तमाम रणनीतिकार बैठकर समीकरण की चर्चा करते हैं, उससे तो साफ जाहिर नजर आता है, साफ जाहिर होता है कि मुकाबला जो है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में होगा, और तगड़ा मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुकाबला सीधा मुकाबला है, क्योंकि अयोध्या जो सीट थी वो हार गई थी भाजपा, और हारने के बाद से मिल्कीपुर सीट, अभी ये समझा जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट अगर भाजपा जीत जाती है तो उसकी साख बच जाएगी, इसकी इज्जत बच जाएगी। इस वजह से भी ये मामला देखा जा रहा है। उसी साथ साथ कुंभ का समय चल रहा है। कुंभ में आपने देखा ही, अभी हाल ही में भगदड़ हुई, तो थोड़ी सी छवि पे असर पड़ा है योगी आदित्यनाथ के, उसके वजह से भी अयोध्या में भी एक घटना अभी कल की हुई, जो कि एक दलित लड़की थी, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है। तो ये सारी चीजें भी मीडिया में आ रही हैं, इस पे भी चर्चाएं हो रही हैं, बात हो रही है। इसी दौरान अवधेश प्रसाद जी का रोना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में, ये भी हमने देखा। और ये तमाम सारी बातें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि पार्टी पूरी दमखम से दोनों तरफ से युद्ध चल रहा है इस रण को जीतने का, और इसमें कहीं भी गुरेज नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं है कि ये साख की लड़ाई नहीं बनी हुई है मिल्कीपुर। ठीक, हाँ, निश्चित रूप से शिवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मयंक शुक्ला जी, सपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। मयंक शुक्ला जी, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। मयंक शुक्ला जी, आपके पास आते हैं। मयंक शुक्ला जी, जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट जो है वो साख की लड़ाई बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और सपा के लिए भी, लेकिन अब दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर छीटाकशी करने में भी पीछे नहीं हट रही हैं।
आयु में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बहुत विकास किया, उनका मंदिर बनवाने के बाद तमाम विकास किया उन्होंने, और विकास का दावा भी किया, उसके बावजूद लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। अब भव्य महाकुंभ का आयोजन बीजेपी सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और इसका पूरा क्रेडिट भी हर मंचों पर सरकार लेती नजर आती है। वहीं अखिलेश यादव के द्वारा जिस तरीके से कुंभ में घटना हुई, उस घटना में हम ऐसी चीजें तलाशने, कहीं कुछ तो डिफेंड करने के लिए मिले, ताकि जो गुणगान सरकार के द्वारा किया जा रहा है उस पर पलटवार किया जा सके, और उसमें और ऐसे में उनको मौका भी मिलता नजर आ रहा है। मिल्कीपुर सीट का आपकी नजर में क्या समीकरण नजर आ रहा है और कैसे जीत आप हासिल करेंगे, क्योंकि लोकसभा तो आपने जीती है लेकिन उपचुनाव में आप बुरी तरह हारे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है जी कुंभ में, दुर्घटना में, उन सबको मैं नमन करता हूं, सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुझे लगता है कि इसमें राजनीति से ऊपर उठ के बात होनी चाहिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसमें कमी नहीं ढूंढ रहे हैं। साधु संत जो वहां पे मौजूद हैं वो खुद उसमें कमियां बता रहे हैं, और 100 करोड़ लोगों के आने की बात करके अगर 30-40 करोड़ लोग आते हैं और उसमें भी भगदड़ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को अपनी गलती माननी चाहिए। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी की 2014 की सरकारों से पहले जब किसी मंत्री से गलती हो जाया करती थी या किसी आयोजन में कुछ गलती होती थी, तो जो जिम्मेदार मंत्री होते थे वो इस्तीफा दे दिया करते थे। मगर आज तो भारतीय जनता पार्टी पत्रकार साथियों को ही आंकड़ा दिखाने के लिए प्रताड़ित करने का काम कर रही है, अगर वो आंकड़ा दिखा रहे हैं तो सरकार किस स्थिति में है ये सबके सामने आ चुका है। इसमें सरकार के पास कहने को, योगी सरकार के पास कुछ नहीं है। जिन लोगों की जान गई उनकी जान को कीमत तक नहीं समझ रहे, एक संख्या तक नहीं बता पा रहे, ना ये बता पा रहे कि किन लोगों की जान गई। खैर, अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने किन लोगों का विकास किया है, ये वहां की जनता ने अपने 2024 के चुनाव में स्पष्ट कर दिया है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, उससे ये स्पष्ट होता है कि वहां पे जो विकास हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी का कागजी विकास है, वो सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों का विकास करने का काम किया है। वहां क्षेत्र की जनता का कोई फायदा नहीं हुआ है। वहां बहुत पुराने मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। जिस मंदिर में हम साल 2 साल 5 साल जल चढ़ा लेते हैं, तो वहां से हमारा प्रेम विशेष हो जाता है। तभी तो हम लोग विशेष जगहों पे जाते हैं मंदिरों में। मंदिर तो हर मोहल्ले कॉलोनी में होता है। जो मंदिरों में लोगों ने 50-50 साल 3-3 पीढ़ी से जल चढ़ाया था, पूजा पाठ करी थी, उन मंदिरों को उजाड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इसी का फल है कि 2024 में इनकी हार हुई है। चंद पूंजीपति गुजरात के कुछ लोग ठेकेदारी कर रहे हैं वहां पे, बड़े-बड़े जो अडानी अंबानी के लोग हैं वो वहां पे। लेकिन वो विजय आप दोहरा तो नहीं पाए उपचुनाव में, तो आप 7 सीटों पर हारे हैं, 2 सीटों पर मुश्किल से विजय मिली है। रिदम वो कहां बरकरार रख पाए आप लोकसभा वाला? देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अराजकता करी है वो भी जनता देख रही है। उपचुनाव में आप कर लेंगे ना, 27 के जब आम चुनाव होगा तो यही 7 सीटों में 9 सीटों में 9 की 9 हम जीतेंगे, क्योंकि हमें पता है ना धरातल पे क्या स्थिति है। पुलिस के बल पे आप कभी कभी तो जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर तो इनकी इज्जत थी, इसीलिए एक अकेला चुनाव कराना चाहते हैं ताकि पूरे प्रदेश की ताकत झोंक पाए। 9 सीटों पे भी प्रदेश की ताकत झोंकने का काम किया। मगर अयोध्या की जनता ने 24 में जो सबक सिखाया भारतीय जनता पार्टी को, उससे वो सीखने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी उनके जो गुजरातियों के चंद पूंजीपति गुजरातियों का जो अयोध्या अब मिल्कीपुर जीतने का प्लान आपके पास है, खाका है, और समीकरण आपको नजर आ रहे हैं, या बाद में फिर आप कहेंगे कि पुलिस प्रशासन की वजह से हम हार गए? पुलिस प्रशासन तो अपना काम भारतीय पार्टी के पक्ष में कर ही रही है वहां पे, वो तो एक बड़ा विषय है ही। मगर उसके बावजूद पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ वहां पे अपना लगातार कैंप किए हुए थे। वहां पे बड़े बड़े मिनिस्टरों को घुमाया जा रहा है, वहां पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। मगर आप बेफिक्र रहिए और हम वो चुनाव जीतेंगे मिल्कीपुर का। और ये मान के चलिए कि जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। आप कितना भी दबाने की कोशिश करें, जनता जब वोट देगी तो वो वोट दिखाई देगा और समाजवादी पार्टी की जीत होगी।
ठीक है, मयंक शुक्ला जी आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, जिस तरीके से सत्ता की बात कही तो सत्ता तो अखिलेश यादव की भी थी, उस दौरान भी उपचुनाव थे, जिसके मंत्री जिनके पास जो सेना है तो उस अपनी सेना का युद्ध में सारे तर्कस के तीर आजमाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपने तर्कस के सारे तीर आजमा रही है, मंत्रियों को भेज रही है, अपने संगठन के लोगों को भेज रही है, तो इसमें बुराई क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार की थी तब वो भी भेजते थे। लेकिन मिल्कीपुर की अगर बात करें त्रिपाठी जी, तो मिल्कीपुर का समीकरण आपकी नजर में कैसा होता नजर आ रहा है? क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ जिस तरीके से भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन करके सरकार एक अलग तरीके का उत्साह सरकार महसूस कर रही थी, हालांकि उसमें एक छोटी सी घटना भी घटित हुई। कुंभ में कोई ये नई घटना नहीं है। 1954 में हालांकि हम नहीं थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है जी। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब भी ये घटना घटित हुई थी, वो ये प्रयागराज आए थे, इलाहाबाद जी। तो जहां जनमानस का जनसैलाब होगा वहां भीड़ अनियंत्रित हो जाए, ये निश्चित रूप से नई घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी घटनाएं देखिए अखिलेश जी के कार्यकाल में भी हुई और योगी जी के भी कार्यकाल में ऐसी घटना हुई। उस घटना के लिए जितना प्रशासन जिम्मेदार उतना जिम्मेदार तो हम आप भी तो हैं। बिल्कुल। अगर बैरिकेडिंग कहीं लगाई गई है तो उस पर हमको भी आपको ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन निर्देश दे रहा तो उसका पालन करना चाहिए। खैर, जो भी घटना हुई, जो लोग इस घटना में दिवंगत हुए, मैं उनकी आत्मांतिक प्रार्थना करता हूं आज मां सरस्वती के पूजन के दिवस पर। मानस जी, देखिए अभी अखिलेश जी का मैं बयान सुन रहा था। अखिलेश जी के बयान में उन्होंने कहा कि जो वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता है। मैं बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा हूं कि ये मुलायम सिंह जी की पार्टी को अखिलेश जी की इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। इस भगवा वस्त्रधारी में किस वर्ग के लोग ज्यादा हैं जग जानता है। इनका अपना एक वोट है, एक समाज है भगवाधारियों का। संत साधुओं का एक वेश, एक वस्त्र होता है, जैसे पुलिस का वेश, सेना का वेश, ऐसे ही इनका भी एक भगवाधारी है वस्त्र, जिसके कई कारण होते हैं। मानस जी, मैं उनको समझाना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लाल वस्त्र इसलिए पहना जाता है कि ये जो पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है, एक दिन ये मिट्टी में अग्नि के बीच में जलेगा जा करके, और जो लौ निकलती है वो लाल होती है। इसलिए साधु संतों को इस नश्वर शरीर से प्यार न हो, उनको याद रहे कि ये शरीर एक दिन जाके अग्नि में जलेगा, और इसीलिए भगवा वस्त्र पहने जाते हैं। साधु सन्यासी बनने के लिए नहीं पहने जाते हैं। दूसरी बात, मिल्कीपुर में देखे दो वर्ग के लोग सबसे ज्यादा हैं, एक दलित, एक ब्राह्मण। बिल्कुल। दलितों में 2 प्रत्याशी और आ गए हैं, तो मेरा अनुमान है कि वो वोट कहीं न कहीं जातीय आधार पर विभाजन होगा। लेकिन अखिलेश जी भी वहां पवन पांडे जैसे लोग उतारे हैं। मैं तो यही कहूंगा, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। उत्तर प्रदेश में जब रामायण रामचरितमानस जलाई जा रही थी, तो आपने नहीं सोचा था कि रामचरितमानस के अनुयायी कौन है, कौन सनातनी इसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं? भूल गए आप? निश्चित रूप से उस समय संरक्षण दिया जा रहा था। यही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी यादव आते आते परशुराम जयंती की पर छुट्टी किया था। किया हो तो प्रवक्ता महोदय बैठे बता दीजिए हम। नेताजी सारे वर्गों को लेके एक साथ चलते थे, पीडीए नारा देकर के जातियों बंटवारा नहीं करते थे, जो अखिलेश जी कर रहे हैं। और यहां भी अखिलेश जी को इससे काफी नुकसान हो रहा है। वो चाहे मनोज पवन पांडे पहुंच जाए, चाहे जो भी पहुंच जाए, ब्राह्मण वर्ग इनके साथ आने वाला अब नहीं है। क्योंकि जिस तरह सनातनियों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने गाली बकी है, मनोज पांडे जैसे लोग पार्टी छोड़ चले गए। आपको सोचना चाहिए था कि ये वर्ग वही जिसके लिए नेताजी ने छुट्टी, वर्ग को खुश करने के लिए छुट्टी घोषित की थी। आप आज भी आ रहे हैं तो भगवा वस्त्र छोड़ कर रहे हैं। तो ब्राह्मण वर्ग मेरी समझ से समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब दलितों की अगर बात करें हम, दलित 3 जगह बट रहा है। कांग्रेस का पिछली बार समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन था मानस जी। दलित आज भी कांग्रेस साथ कहीं न कहीं खड़ा हुआ हमको दिखाई पड़ता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कुंभ की घटना के बाद से वोटों में अंतर हो सकता है, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर सुनिश्चित है। इसको कोई हरा नहीं पाएगा, जो मेरा आकलन है जी। लेकिन जिस तरीके से सर घटना घटित हुई उसके बाद डैमेज कंट्रोल भी किया, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, नहीं तो निश्चित रूप से ये फर्क पड़ सकता था। यहाँ एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं थमा प्रचार किसका क्या दांव रहेगा, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से आदरणीय त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां विजय जरूर मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दावा है पवन पांडे को वहां ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए वहां लगाया गया है सपा की ओर से, वहीं दलित वोट की त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि कांग्रेस का समर्थन होने की वजह से सपा को फायदा हो सकता है थोड़ा बहुत। तो क्या लगता है आपको कि पवन पांडे डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, ब्राह्मणों के वोट ले जा पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा वोट सभी ब्राह्मणों का? दूसरी तरफ दलित वोट जो है, आपने भी दलित प्रत्याशी को चुना है, दलित वोटों में बिखराव आपको नजर आ रहा है, या सभी आपको लग रहा है कि आपकी ही पार्टी को दलित चुनेंगे? और बीच में कई ऐसे छोटी छोटी पार्टियां हैं जो वोट कटवा का भी काम करेंगे। चौबे जी अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। हेलो, आवाज आ रही है? जी चौबे जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी जाति, धर्म या विशेष क्षेत्र के नाम पर वोट नहीं मांगती। भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तब भी जो है हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो या चाहे दीनदयाल उपाध्याय, लोकसभा में हार का तो यही कारण आपने बताया था। अंत्योदय की बात, अयोध्या में लोकसभा में हार का तो कारण आपने यही बताया था। नहीं, देखिए, अयोध्या के हार का कारण किसने बताया था? ये बिल्कुल नहीं बताया था। उस समय हार का कारण जो है, कुछ समय के लिए इन्होंने काट की हांडी, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये इन्होंने एक काट की हांडी। तो पीडीए पर सबका साथ सबका विकास भारी पड़ेगा, जलकर खत्म हो जाता है। चौबे जी, सुनिए, पीडीए पर सबका साथ सबका विकास भारी पड़ेगा। जी बिल्कुल, सुनिए तो आप, वही जो झूठ इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाया था लोकसभा के चुनाव में, वो झूठा नैरेटिव, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, यहाँ तक कि हम करहल को छोड़ दीजिए और कानपुर को छोड़ दीजिए, अगर सीतामऊ सीट को, तो इनका जो गढ़ हुआ करता था कुंदरकी और कटहरी जो मिल्कीपुर से सटा हुआ है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। यानी कि अब जनता समझ चुकी है, जनता जनार्दन समझ चुकी है कि इन लोगों ने सिर्फ झूठ, अफवाह, और लोगों को, अभी बात कर रहे हैं ये दलित की, जिस दलित की ये बात कर रहे हैं, आपको पता है अभी निषाद राज की पिछड़ा की बेटी का साथ अत्याचार हुआ था, तब इनके सांसद अयोध्या प्रसाद जी जो है, अवधेश प्रसाद जी, उस समय इनका ये क्यों दुख क्यों नहीं इनका उभरा? उस समय इन्होंने क्यों नहीं जो है जाके उस निषाद राज की बेटी के साथ खड़े हुए? आज जब कल वोट 2 दिन में वोट पड़ने वाले हैं, तो अब ये जाकर वहां झूठे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो जनता जनार्दन सब जानती है, और इनको इस झूठे नाटक का भी जो है प्रतिफल मिलने जा रहा है 5 तारीख को वोट के रूप में, और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये वहां की जनता इनको परिणाम दिखाएगी। आज ये बात करते हैं कुंभ की, इन लोगों को कितना हास्यास्पद लगता है, कितने निर्लज लोग हैं कि ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, ये वो लोग हैं जो रामचरितमानस की प्रति जलाने वाले, और रामचरितमानस के बारे में मैं इस बात को टोकूंगा कहीं पर एक हमारे पार्टी के मयंक शुक्ला जी आ रहे हैं, आप ही के पास आएंगे, सुन लीजिए मयंक शुक्ला जी, सुन लीजिए, प्रतिक्रिया दीजिएगा आप। मयंक जी सुन लीजिए, जब आप चुप थे। ठीक है चौबे जी, अपनी बात कंप्लीट करें। है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब अपमानित किया था सनातन धर्म को, और रामचरितमानस के बारे में अपशब्द बोले थे, उनकी प्रतिलिपि उन लोगों ने जलाई थी, तो क्या ये झूठ है कि आपने समाजवादी पार्टी ने उनको प्रमोशन दे दिया? यहाँ इतना प्रमोशन दिया, सनातन को गाली देने का इनाम, उन्होंने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। ये क्या झूठ है? इस चीज को आप झुठलाएंगे? आ रहे हैं मयंक शुक्ला जी आ रहे हैं, सुन लीजिए। और 3 रात लगातार हिंदुत्व को गाली देने वाले, दिन रात तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, ये हिंदुत्व पे न बोले, क्योंकि देश की जनता और प्रदेश की जनता और मिल्कीपुर की जनता इनको भली भांति जानती है। ठीक है, इन लोगों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव में एक झूठ का नैरेटिव सेट किया था,
और अब वो नैरेटिव जो है वो खत्म हो चुका है। इसलिए जनता इनको 5 तारीख को जब मतदान देने जाएगी तो इनको हराने के लिए, यानी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उस दिन घर से निकलने जा रही है। ठीक है, ठीक है। मयंक शुक्ला जी आपके पास आते हैं। मयंक शुक्ला जी, चौबे जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि मैनपुरी में उपचुनाव के दौरान एक दलित बेटी की हत्या की गई, सपा कार्यकर्ता का उसमें नाम सामने आया और उसके बाद निषाद राज की उन्होंने बात की, वो भी दलित थे। ये जो घटना हुई है, जो इससे पहले जो घटना हुई थी उसमें भी उसमें सपा कार्यकर्ता जो मोहित खान की जो घटना हुई थी उसमें भी सपा कार्यकर्ता का नाम आया था। तो चौबे जी का साफ तौर पर चंद्रमोहन चौबे जी आरोप लगा रहे हैं कि इसी बार क्यों दलित दिखा है, चुनाव है इसलिए। ये घड़ियाली आंसू बता रहे हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा या हानि होगी? देखिए, घड़ियाली आंसू के बारे में चंद्रमोहन चौबे जी इसलिए अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी घड़ियाली आंसू बहाने में बहुत एक्सपर्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार कुंभ में जो अपनी जिन्होंने जान गंवा दी उनके लिए घड़ियाली आंसू तक नहीं बहा पा रहे क्योंकि योगी जी ने आंखें तरेड़ दी हैं। हिम्मत नहीं है किसी की दो शब्द बोल पाए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। लोगों की जान चली गई और बता रहे हैं कि घटनाएं होती रहती हैं। अरे घटनाएं होती है तो लोग जिम्मेदारी लेते हैं। योगी सरकार की तरह लाशों को छुपाने का काम नहीं करते हैं। अरे 100 से ज्यादा 200 लोगों की डेथ हो गई और ये लोग शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। आप बताइए, एक पति पत्नी की लाश जो वहां कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई उनकी लाश लखनऊ आ गई, पत्रकारों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात, निर्लजता की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे क्या हो सकती है? मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को और उन्हें जान लेना चाहिए कि जनता जनार्दन सब देख रही है। और जो ये बात कर रहे थे अभी पत्र इसमें ये जाति और धर्म की बात कर रहे थे, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर कुछ किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तो हमारे साथ नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर करा क्या इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी हर एजेंडे पे चुनाव लड़ती है, अपनी ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम सब लगा रखी है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति अगर हिंदुत्व के प्रति साफ होती तो आज इस तरीके की जो काम कर रहे हैं कुंभ में ये नहीं करते। हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ वोटों की राजनीति करना, लोगों को बलगलाना, यही काम है। अरे आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपराओं का निर्वाह करने वाले शंकराचार्य जी जब ये कह रहे हैं कि कुंभ में गलती हुई है, सरकार क्यों नहीं मान रही है? उनसे बड़ा कौन सनातन धर्म का ध्वजवाहक है? उनसे बड़ा कोई है क्या शंकराचार्य जी से? तो ये किसी को नहीं मानते, ना ये सनातनी है ना ये हिंदू है, ये सिर्फ वोटों के सौदागर हैं। और ये लाशों पे राजनीति करने वाले वो गिद्ध हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जहां लाश देखते वहीं राजनीति शुरू करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी, अरे कितने संतों ने तारीफ करी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कुंभ हुआ था। अरे नियत ठीक होती तो आप अच्छे से काम करते। हादसे होते हैं, मान लिया होते हैं, मगर किसी भी हादसे में जिसकी जान चली है उसे छोटा नहीं कह सकते। जान की कीमत सर्वोच्च होती है इस पृथ्वी पे, इंसानियत में जान की बहुत कीमत है। तो अगर किसी की जान जाती है तो हम लोग को मान लेना चाहिए कि वो हादसा बड़ा था। और जिम्मेदारी अगर किस सरकार में किसी ने ली हो तो मुझे आप बता दीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछता हूं कि इस इतनी बड़े हादसे में किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। और शंकराचार्य जी बताते रहे कि 18 घंटे तक गुमराह करती रही सरकार, ये बेवकूफ बनाती रही कि कोई हादसा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अरे वीडियो आ गए, लोगों की मृत्यु हो गई, चार्ट जारी हो गए, लोग वहां रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए इन्हें। और आप ये समझ लीजिए, अयोध्या की जनता ने मन बना लिया है, मिल्कीपुर में जीत हमारी होगी। लोकसभा में भी जनता ने हमें जिताया है, विधानसभा में भी हमें जनता दिखाएगी। और ये उपचुनाव में जिस तरीके से जीते हैं, जब अपने गिरबान में झांक के देखेंगे तो इन्हें सब दिखाई दे जाएगा कि कैसे इन्होंने वहां पे शासन का दुरुपयोग किया था। और सुनील त्रिपाठी जी की बात भी मैंने सुनी। मुझे लगता है कि वो विश्लेषक के से थोड़ा विश्लेषक तो है, मगर उनका प्रभाव उन पे भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है, क्योंकि वो बोलते बोलते भूल गए कि मैं आपसे ज्यादा नेताजी का सम्मान करता हूँ। देखिए मयंक शुक्ला जी, मयंक शुक्ला है, मैंने जो आरोप लगा रहे हैं, मयंक शुक्ला जी, जान लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जाति धर्म का सम्मान करते हैं, सबको स्नेह करते हैं। वो हर कार्यकर्ता को, हर जनता को वो स्नेह करते हैं। और सुनिए, वो विकास की बात करते हैं, वो जाति धर्म की बात नहीं करते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। मयंक शुक्ला जी,
मयंक शुक्ला जी, त्रिपाठी जी ने मुलायम सिंह जी जब सत्तासीन थे उससे पहले से वो पत्रकारिता कर रहे हैं और उनके साथ उन्होंने समय जिया है, इसलिए वो आगाह कर रहे हैं कि वो पार्टी अब ये पार्टी नहीं है, क्योंकि ये पीडीए सिर्फ आदरणीय मुलायम सिंह को सभी वर्गों का सपोर्ट मिलता था, सभी वर्ग उनके साथ खड़ा होता था। अखिलेश यादव जी के पीडीए में क्षत्रिय कहां है, ब्राह्मण कहां है, सवर्ण कहां है? अखिलेश जी के पीडीए में सवर्ण कहां है? आप बताइए। पवन पांडे जी के चेहरे पे सवर्ण वोट दे देगा क्या? पीडीए में कहां है सवर्ण, कहां है अखिलेश यादव के पीडीए में? मेरी बात सुन लीजिए ना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित, तगड़े, आदिवासी सब है इसमें। 95% लोग हैं, जो 5% लोग बड़े बड़े व्यापारी धर्म के हो सकते हैं, वो शोषण कर रहे हैं। जो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, बड़े व्यापारी। मनोज जी ने मौका दीजिएगा। बिल्कुल आ रहे हैं। वो लोग जो काम कर रहे हैं वो पीडीए के खिलाफ है। पीडीए में सारे जाति धर्म बिरादरी संप्रदाय के लोग आते हैं। पीडीए के संयुक्त प्रयास से ही हमने 35 सीट पीडीए के संयुक्त प्रयास से ही हम आज 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार, ठीक है, आपकी बात आ गई, की बहुत बुरी तरीके से हार होगी। ठीक है मयंक शुक्ला जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी लगातार जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ जी आपके पास आते हैं। वशिष्ठ जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और सपा के अलावा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का उम्मीदवार उतर रहा है चुनाव में, इसके अलावा भोलानाथ भारती जो चतुष्कोणीय लड़ाई को बनाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के बागी हैं, इन्होंने जो भोलानाथ भारती जिला पंचायत चुनाव में अजीत प्रसाद को हरा भी चुके हैं, ये भी चुनाव मैदान में है। अब ऐसे में ये किसका नुकसान करेंगे? समीकरण कहां बनते नजर आ रहे हैं? जिस प्रकार से दावा मयंक शुक्ला जी कर रहे हैं कि दलित वोट, भले ही वो पीडीए में दलित को प्रमुख तौर पर देखते हों, लेकिन उनका जो खेल है तमाम उन्हीं के अपने जो है वो बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे मानस जी अभी कहा, जितने पैनलिस्ट को मैंने सुना, तो ये तो क्लियर है कि ये सीट जो है वो दलितों की है और इसमें 4 दलित हैं जी। तो वोटों का बंटवारा इन प्रकार तो होगा। अब वो परसेंटेज की बात अलग है कि कितना परसेंट किसको जाए जी, कितना परसेंट दलित जो है वो समाजवादी पार्टी को जाए, कितना भारतीय जनता पार्टी को जाए, कितना आजाद समाज से ये चंद्रशेखर जी की पार्टी को जाए, तो ये बात अलग है। लेकिन मैं भी एक चीज स्टडी करता रहा हूँ 80 के दशक से। जब कांग्रेस की सरकारें उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी तो कांग्रेस का जो मूल वोट हुआ करता था वो दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण जी, ये दोनों जो है, ये तीन जो है उनकी पूंजी थी जी। इस तीन की पूंजी में से मुलायम सिंह यादव जी ने निश्चित रूप से बहुत मेहनत करके, जैसे मैं त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं, मैं भी पत्रकार हूं, शायद उन्हीं के आसपास का ही हूं, तो जो दलित वोटर था वो एक तरह से निगेट हो गया और मुलायम सिंह जी ने बाकी सबको जोड़ करके सत्ता हासिल कर ली। उसके बाद में वही अच्छा, ब्राह्मण ने भी मुलायम सिंह जी को माना उस दौर में। 89 की बात है, 89 में उनकी सरकार बनाई मुलायम सिंह जी पूर्ण बहुमत से, तो ब्राह्मण का साथ था उस समय जी। उसके बाद में जब मायावती आई तो वही ब्राह्मण छिटक करके, पता नहीं क्यों उसका अगर मैं बहुत पीछे जाऊं तो आपको एक उदाहरण देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हिम्मती नंदन बहुगुणा जी तक मैं जा रहा हूं, जब वो कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे लोक दल के, और ये हुआ कि साहब ये यहाँ क्या कर रहे हैं, पार्टी हमारी, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। तो माने बातें वहां से चलना शुरू हुई। अल्टीमेटली ब्राह्मण ने कंधे पर मायावती जी को बिठा लिया, बहुजन समाज पार्टी को बिठा लिया, और उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ आ लिया। तो उन्हें ब्राह्मण वोटर और दलित वोटर दोनों ही समाजवादी खेमा जो था उसका स्वाभाविक मित्र नहीं है। वो मुलायम सिंह जी की काबिलियत थी कि उन्होंने उनको जोड़ लिया थोड़े समय के लिए। बिल्कुल। तो अगर आप सब ये सारे जो विद्वज्जन ये बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण मतदाता जो है वो क्या कहते हैं, तय करेगा इस चुनाव जी, तो ब्राह्मण फिर जो है वो स्वाभाविक मित्र नहीं रहा है समाजवादी खेमे का।
वो बात सही है कि पवन पांडे जी उधर हैं और इधर खब्बू तिवारी जी हैं, ये सारी बातें हैं। दूसरी बात, तो वो जाएगा कहाँ सर? प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मण तो प्रबुद्ध मुझे वर्ग लगता है है कि ब्राह्मण वशिष्ठ सर ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, उसको पता है कि पीडीए में वो आता है या नहीं आता है। हाँ, नहीं, पीडीए में जाएगा तो फिलहाल उसे हासिल क्या होगा? कोई मतलब अभी अखिलेश जी की सरकार तो है नहीं, सरकार तो अभी योगी आदित्यनाथ की है, बिल्कुल, और 2027 तक है। तो ब्राह्मण को अगर मान लीजिए जाना ही होगा, तो यहां जाकर के वो कंफर्टेबल है, भाजपा के साथ जाकर कंफर्टेबल है। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ब्राह्मण वोटर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल देगा। और जो हो सकता है कि कुछ अवधेश जी के संबंधों की खातिर, मैं अवधेश जी की बात कर रहा हूं यहाँ जी, अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, उनके संबंधों की खातिर हो सकता है कि कुछ परसेंट जो है ब्राह्मण मतदाता वो समाजवादी पार्टी को भी जाए। तो कुल मिला के यही लगता है मुझे। अच्छा, जो ये जो दलित वोट है उनमें बंटवारा हो ही रहा है, चंद्रभानु पासवान भी है। भाजपा जो दलित वोटर था, जो कांग्रेस में कंफर्टेबल महसूस करता था, वो अब भाजपा के साथ कंफर्टेबल महसूस करने में लगा। मायावती जी के जाने के बाद, मायावती जी के नीचे, पार्टी के नीचे ही जाने के बाद, वो दलित मतदाता अब भाजपा के साथ भी जाके कंफर्टेबल महसूस करने लगा। लेकिन जमीनी तौर पे आप गांव-गांव में जाके देखिए अगर, तो दलित मतदाता और पिछड़े मतदाताओं के बीच में एक गैप दिखाई देता है। मतलब चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या जो भी हो, या मतलब वर्षों के अपने संबंधों की खातिर हो, ये दोनों सहज नहीं बिल्कुल आपस में। बिल्कुल। तो ये इसके चलते मुझे लगता है कि भाजपा का पलड़ा थोड़ा इस बार भारी, जीत समाजवादी पार्टी ले सकती है। मैं फिर यहाँ कहूंगा, क्योंकि अब 36 घंटे की बात है जी, है ना, 8 फरवरी तक की बात है। 48 घंटे बाद चुनाव हो जाए, मतदान शुरू हो जाएगा वहां। लेकिन उसके बावजूद ये आप लोगों की बातचीत से और मेरे अपने अध्ययन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी। ठीक है सर। आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी, आपके पास आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है सर कि अवधेश प्रसाद लोकप्रिय व्यक्ति हैं और उनकी लोकप्रियता इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली है, और वो लंबे समय तक विधानसभा को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो लोकप्रियता उनकी तो बेशक है। लेकिन जो मौजूदा समय में एक तो सरकार, दूसरा जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी दलित व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया जिसको सपा ने बनाया है। तो दलित वोटों में, जैसा कि आदरणीय वशिष्ठ जी ने कहा, कि बिखराव होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ जो छोटे 2-3 जो छोटी पार्टियां हैं या निर्दलीय हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ वोट तो लेकर जाएंगे, यानी कि बिखराव होगा। फिर बड़ा सवाल यह हो जाता है सर, किंग मेकर फिर कौन है, और किंग मेकर जो है वो किसके साथ जा रहा है? त्रिपाठी जी देखिए मानस जी, पहले मैं अपने छोटे भाई मयंक शुक्ला जी को बताना चाह रहा हूं कि अगर मुलायम के कार्यों में चर्चा करूं तो शाम हो जाएगी। नेताजी वो व्यक्ति थे, छोटी मीडिया से लेकर बड़ी मीडिया में कभी उन्होंने अंतर नहीं समझा। छोटा पत्रकार हमारे पास आया, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, कि बड़ा पत्रकार हमारे, और उत्तर प्रदेश तो सहयोग स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने मीडिया किया था, उसका मीडिया वर्ग आभारी रहेगा, मैं इस बात को मानता हूं जी। लेकिन अखिलेश जी के आते आते, अखिलेश जी चूंकि कारण है, नेताजी ने पार्टी कैसे खड़ी की, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं मयंक जी, 2-2 रुपए की लोहिया वाहिनी रसीद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में कटवाई है समाजवादी पार्टी की। मयंक जी क्या जानो आप लोग कहां जुड़े हुए हैं। अफसोस होता है कि जिस पेड़ को लगाओ उसमें आग लगती है तो व्यक्तिगत तकलीफ होती है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो छोटे से बड़े सबके साथ नेताजी खड़े रहते थे, सबका काम करते, सबसे मिलते थे। जनता दर्शन किसकी देन है बताइए हमको आप। आज ख्याल हो गया है कि अखिलेश जी शासक हो गए हैं, नेता नहीं है। मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं उनका विपक्षी नहीं हूं ना, वो हार जाएंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। मैं एक पत्रकार की हैसियत सुझाव दे रहा हूं कि आप नेताजी, चलिए आपकी जीत निश्चित रूप से होगी। कारण है उत्तर प्रदेश में भले ही ब्राह्मण वर्ग कम है, लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं, सारे लोग बैठे हैं, ब्राह्मण ने जिसका सहयोग किया, समाजवादी पार्टी से सरकार बनी, बसपा सहयोग किया उसी सरकार बनी, भाजपा के साथ आया इसी सरकार बनी। ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, लेने के लिए नहीं पैदा हुआ है, और ब्राह्मण का इतिहास देख लीजिए कि जो लिया है उसको दान कर दिया है। बिल्कुल। और समाज में कुछ ब्राह्मण के लोग करते, वर्ग के लोग करते भी हैं, इसलिए ब्राह्मण आज भी इतनी बुराइयों के बाद भी लोग ब्राह्मण सम्मान करते, बात मानते हैं। तो वोटों में भी आ जाती है। माना जी एक आदमी कम से 5 वोट तो ही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 10 वोट जहां कहो मैं गिरवा दूंगा, जिस पार्टी कह दो। ये मेरा प्रभाव व्यवहार है। तो आकलन कर लीजिए, 50,000 लोग हैं, 50,000 के अगर 5 लोग मानने वाले हैं, 1 लाख हो गए। बिल्कुल। उत्तर
अखिलेश जी ने सबसे बड़ी गलती की। मैं सदैव कह नेशनल चैनल पर कहता रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके वहां केवल आपको हराने के लिए आए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है उनके ऊपर। लेकिन मेरी बात को पार्टी कई लोग समझे, अखिलेश जी की समझ बात नहीं आई और वही हुआ। ब्राह्मण करके मौर्य जी निकल लिए यहां से। वरना आप मानस जी, अगर योगी जी चाहते तो क्या मौर्य जी अरेस्ट नहीं हो सकते थे? इस तरह सनातन गाली बक रहे हैं। लेकिन मिली भगत थी। मैं सदैव कहता रहा कि अखिलेश जी इस बात को समझ नहीं पाए, ऐसे व्यक्ति को बैठा लिया, महासचिव बना दिया कि ब्राह्मण जो था वहां मनोज पांडे जैसे इनके कर्णधार नेता किनारा कर लिए। आज ये ब्राह्मण वर्ग में जा रहा है कि अखिलेश जी ब्राह्मण विरोधी हैं। हो न हो अलग बात है, जनता में जो मैसेज जाता है वो राजनेताओं के लिए अच्छा और बुरा दोनों होता है। निश्चित तौर पर। ठीक है सर, हमारे साथ मैं जी बोलूंगा। जी अगर आंकड़ों की बात करें तो मैं नेताओं की कारण है ये तो लाशों में भी रोते हैं, शादियों में भी रोते हैं। सच्चाई क्या है ये तो पब्लिक जानती है कि नेता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है सर, चाहे जो नहीं। जी ठीक है सर। मयंक शुक्ला जी 1 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर हम चौबे जी के पास जाते हैं। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, आपने नेताजी के बारे में सुनील त्रिपाठी जी ने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई जी, उसके लिए उनका धन्यवाद देंगे कि उन्होंने याद रखा। और नेताजी के कार्य ऐतिहासिक हैं और रहेंगे, क्योंकि इसीलिए उन्हें नेताजी कहा जाता है। मगर जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौबे जी कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं, उसका जवाब तो सुनील त्रिपाठी जी ने दे दिया कि अगर सनातनियों से और हिंदुओं से इतना प्रेम भारतीय जनता पार्टी को होती तो वो गिरफ्तार करते, कार्रवाई करते स्वामी प्रसाद मौर्य पे, अगर उनको करना था तो। मगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीति का खेल खेलना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बुरे कार्य हैं, जो विकास विरोधी सोच है, शिक्षा विरोधी, चिकित्सा विरोधी सोच है, जो इनकी विनाशकारी नीतियां हैं, वो जनता के बीच में अब आ चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनता जनार्दन इस बार मन बनाएगी तो मिल्कीपुर ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की विदाई 2027 में जो होनी है उसकी शुरुआत यहीं से होनी शुरू हो जाएगी। इसी को जनता ने मन बना लिया है और हम सब लोग ये मानते हैं कि जनता विकास के प्रति, शिक्षा चिकित्सा के प्रति सोच रखती है। और जो कुंभ की घटना हुई है इसको भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जितना छुपाने का काम कर रही है उतना ज्यादा जो पाप का भागीदार बन रही है, और ये पाप इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है मयंक शुक्ला जी, विदाई तो करना चाहते हैं आप, लेकिन विदाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अखिलेश जी को ट्विटर और तमाम प्लेटफॉर्म से उतरकर जमीन पर आना होगा और जनता के बीच जाना होगा। सिर्फ सुर्खियों में रहकर बाहर नहीं किया जा सकता इनको सत्ता से। चंद्रमोहन चौबे जी आपके पास आते हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, साफ तौर पर मयंक शुक्ला जी ने कहा कि नेताजी की बात आई सामने, या जो भी है समीकरण की अगर हम मिल्कीपुर की अगर बात करें तो समीकरण जो नजर आ रहे हैं उसमें तो मैं ये नहीं कहता हूं कि समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, सभी राजनीतिक पंडितों का अपना आकलन होता है, लेकिन सत्ता आपकी है। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोटर अच्छा सपोर्ट करता है। हालांकि अवधेश प्रसाद जी की लोकप्रियता है, वो देखना होगा कि वो कितना वोट लेने में कामयाब होते हैं। लेकिन तमाम और भी समीकरण जो नजर आ रहे हैं वो क्या नजर आ रहे हैं आपको? जैसा कि सुनील त्रिपाठी जी ने और आदरणीय वशिष्ठ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। देखिए मनोज जी, पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, वो बंटवारा नहीं करती है, वो 80-20 का बंटवारा नहीं करती है, वो हिंदू में और मुसलमान में बंटवारा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं वो सबका साथ सबका विकास वाली बात करती है। एक योजना बता दीजिए जिसमें जात के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया हो। हाँ, भेदभाव और बांटने का काम समाजवादी पार्टी करती है। उसने हिंदुओं के ऊपर कौन भूल सकता है, आज ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, कौन भूल सकता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने सरजू जी को लाल कर दिया था हिंदुओं के खून से। यही कितना बड़ा झूठ है ये। नेताओं ने आप सुन लीजिए मयंक शुक्ला जी, आप सुन लीजिए। आप बोल रहे थे तो चंद्रमोहन चौबे जी शांत थे, आपको सुन रहे थे। ठीक है, आप प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, आपको समय मिलेगा। चौबे जी अपनी बात कंप्लीट करिए। यही हरकत है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी 2017 में भी हारी है, 2022 में भी हारी है और 2027 में भी हारी है। मयंक शुक्ला जी आपको समय देंगे भाई। आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे क्या?
आप जो है, ठीक है चौबे जी अपनी बात कंप्लीट करिए। चौबे जी अपनी बात हमने कंप्लीट बीच में बोला, क्यों बीच में आप इस तरह की बात चौबे जी अपनी बात कंप्लीट हमारी करिए। बात आने दो। क्या ये सच नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी ने हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई थी और सरजू जी को लाल कर दिया था? क्या ये सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने सनातन और रामचरितमानस को गाली देने वाले नेता को जो है राष्ट्रीय महासचिव बनाया था? क्या ये सच नहीं है कि आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लिए थे तुष्टीकरण के लिए? क्या ये सच नहीं है कि अंबेडकर जी को भूमाफिया समाजवादी पार्टी के नेता ने आजम खान ने कहा था? क्या ये सच नहीं है कि सनातन को हमेशा गाली देने वाले जितने भी लोग हैं उनको प्रमोशन होता है समाजवादी पार्टी में, आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लिए जाते हैं और भ्रष्टाचारियों के ऊपर, बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं? चाहे वो नवाब सिंह यादव हो, ये बार बार बेटी की बात कर, नवाब सिंह यादव का संरक्षण कौन करता है? यही मोहित खान का समर्थन कौन करता है? एक बार भी मोहित खान को इन्होंने पार्टी से निकाला? तो देखिए वहां की जनता मिल्कीपुर की भली भांति समाजवादी पार्टी के डीएनए को जानती है। इन्होंने अंबेडकर जी का विरोध किया, उनको भूमाफिया कहा। अभी कन्नौज में अंबेडकर जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना था उसका इन्होंने नाम बदल दिया था। भारतीय जनता पार्टी आई, फिर से अंबेडकर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज हुआ। ठीक है चौबे जी, ठीक है चौबे जी आपकी बात आ गई। प्रमोशन, ठीक है चौबे जी आपकी बात आ गई जी। क्या दलित भाई ये सब भूल गए हैं? ठीक है, वैसे तो मैं वशिष्ठ जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि मयंक शुक्ला जी अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड में प्रतिक्रिया अपनी दे दें मयंक जी। राम मंदिर ट्रस्ट में जो अधिकारी हैं मिश्रा जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि गोली चलाने का आदेश माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने नहीं दिया था। ये इनको शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पद्म भूषण अवार्ड देने का काम सरकार कर रही है। अरे भाई ज्ञान नहीं है भाई शुक्ला जी समझ में नहीं जब अभी पीछे कोई घटना होती है तो आप योगी जी पर निशाना साधते हैं, तो फिर उस समय सत्ता में मुलायम सिंह जी थे अधिकारी जो कह रहा है कि उन्होंने नहीं कहा था। अधिकारी नौकर होता है। अगर कहिए तो मैं आपको चला के दिखा दूं। अरे वीडियो चला के दिखा दूं आपको। अधिकारी नौकर होता है, काम नहीं चलेगा चौबे जी। सरकार आप लोग झूठ बोल रहे हैं। और आप लोग को एक बात बता दूं, नेताजी का अधिकारी होगा और गहरा गड्ढा सरकार का आदेश मानेगा। जो भी सरकारी अधिकारी होगा वो सरकार का कहना मानेगा। मुख्यमंत्री कौन था? भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं, उसका कोई और नहीं करना चाहते हो कि अधिकारी? मयंक शुक्ला जी सरकार जिसकी होती है, अभी कोई घटना घटित होती है आप सीधा शासन को जिम्मेदार ठहराते हैं, योगी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो उस समय अगर सरकार मुलायम सिंह जी की थी तो जिम्मेदारी किसकी, फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? सवाल तो उठेंगे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समय आगे इजाजत नहीं देता है। आदरणीय वशिष्ठ जी का बहुत शुक्रिया, आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन चौबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया और मयंक शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार थम चुका है, 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तब देखना होगा कि आखिर किसकी नाक वहां पर बची, किस साख की लड़ाई में कौन विजेता रहा और मिल्कीपुर की जो जनता है उसने किसको ताज पहनाया है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।